नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 3। एपिसोड नंबर क्या है? एपिसोड नंबर आपका 3 है। और इससे पहले वाले इस एपिसोड में हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 से लेके 150 तक करेंगे। 100 से 150 तक करेंगे इस एपिसोड में। हर एक एपिसोड में हम लोग 50 क्वेश्चन लेके आते हैं और हर एक एपिसोड में 50 क्वेश्चन पूरा व्याख्या, पूरा डिटेल के साथ हम लोग करेंगे। ठीक है। एपिसोड नंबर 2 में 50 से 100 तक हुआ था और एपिसोड नंबर 1 में 1 से लेके कितना तक हुआ था? 50 तक क्वेश्चन हुआ था। ठीक है। और ये बुक है यूथ पब्लिकेशन का सामान्य अध्ययन। बीपीएससी द्वारा जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है सारे क्वेश्चन का इसमें सार है, सारे क्वेश्चन इसमें मौजूद है। बीपीएससी टीआरई 1.0, 2.0, 3.0 में जितना भी पूछा गया क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया और सारे पूरा हम लोग डिटेल से करते हैं। क्वेश्चन इसमें कर लिए हैं, 1 नंबर 2 नंबर कर लिए और आज हम लोग 3 नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा और बेटी के जन्म की संभावना क्या होती है? अनुपात 1 होती है। मानव में लिंग निर्धारण पुरुषों में पाए जाने वाले गुणसूत्रों या क्रोमोसोम पर निर्भर होता है। मनुष्य में कुल 23 जोड़े यानी 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 22 जोड़ी दैहिक गुणसूत्र तथा शेष एक जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम लिंग का निर्धारण करती है। मादा में सेक्स क्रोमोजोम्स समान अर्थात XX होता है, परंतु नर में 23वां क्रोमोसोम 50% नर तथा 50% मादा का प्रतिनिधित्व करती है। 50% नर और 50% मादा का प्रतिनिधित्व करती है। अतः मनुष्य में बेटा या बेटी के जन्म की संभावना 1 अनुपात कितना होता है? 1:1 होता है। कितना होती है उसकी अनुपात? 1:1 होती है। 102 नंबर क्वेश्चन। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता से अधिक पीड़ित हो सकती है, क्यों अधिक हो सकती है? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। उनमें केवल एक्स क्रोमोजोम होता है। उनमें केवल क्या होता है? एक्स क्रोमोजोम होता है, इसी कारण से, है ना। तो वर्णांधता रोग के जीन पुरुषों में एक्स लिंग गुणसूत्रों में होती है। अधिकांश रोगों के जीन सुप्त होते हैं। जितना भी रोग होता है ना, अधिकांश रोग का जीन क्या होता है? सुप्त होता है, मतलब उतना एक्टिव नहीं होता। तथा इनके प्रभावी डोमिनेंट अलील सामान्य रोगहीन दशा स्थापित करता है या करते हैं कि चूंकि पुरुषों में एक्स गुणसूत्र केवल 1 तथा स्त्रियों में 2 होते हैं। पुरुष में गुणसूत्र की एक्स की बात करते हैं तो कितना होता है? सिर्फ 1 होता है, लेकिन स्त्रियों में इसकी संख्या कितना होती है? 2 होती है। इसलिए जब तक दोनों एक्स गुणसूत्र रोगग्रस्त नहीं हो जाते तब तक स्त्रियां केवल वाहक होती है ना। जब तक स्त्रियां सिर्फ क्या होगा? वाहक होगा। उसमें से सिर्फ और सिर्फ दोनों, एक को अगर होगा तो सिर्फ वाहक होगा, अगर दोनों होगा तब होगा उसको। जबकि पुरुष माता या पिता किसी के भी रोगग्रस्त एक गुणसूत्र से प्रभावित होकर वर्णांध हो जाता है। ठीक है ना। तो सिर्फ वाहक है। अगर बात करते हैं तो मादा क्या है? स्त्री सिर्फ वाहक है, उसमें होने की चांस बहुत कम होती है, लेकिन पुरुष में होने का चांस क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा होता है। अगला 103 नंबर क्वेश्चन क्या है? डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया? डीएनए को अंतःपात्र में किसने बनाया था? आर्थर कोनबर्ग ने बनाया था। आर्थर कोनबर्ग को वर्ष 1959 में औषधि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चिकित्सा के क्षेत्र में डीएनए के परख नली जांच अंतःपात्र संश्लेषण के लिए उन्हें इस पुरस्कार से क्या किया गया? नवाजा गया था। अगला 5 नंबर चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या है? जीव जगत का वर्गीकरण। हम लोग कुल 50 क्वेश्चन करने वाले हैं आज। फिर ये तीसरा एपिसोड है। 104 नंबर क्वेश्चन क्या है? संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है? संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है? बताइए उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका चलिए हम लोग विश्लेषण देख लेते हैं। एक संघ इकाई डर्मेटा समुद्री जीव होते हैं। संघ इकाई डर्मेटा क्या होता है? ये समुद्री जीव होता है। इसका शरीर गोल, नालवत या
तार सदृश त्रिस्तरीय, उसके बाद खंड विहीन होता है। इसमें वास्तविक दोहरा गुहा देह गुहा पाई जाती है। इसमें वास्तविक क्या पाई जाती है? देह गुहा पाई जाती है, जो शिशु प्रअवस्था में द्विपार्श्विक सममित, परंतु वयस्क में पंचतई अरीय हो जाती है। वास्तविक देह गुहा रोमाभी पेरिटोनियम द्वारा घिरी तथा अनेक नलिकाओं एवं पात्रों में बटी, जिसमें कि 3 विशिष्ट तंत्र पाए जाते हैं। जल संवहनी तंत्र, उसके बाद हीमल, उसके बाद पेरीहीमल। तो इसमें 3 विशिष्ट तंत्र पाया जाता है। कौन होता है? जल संवहनी, उसके बाद हीमल, उसके बाद पेरीहीमल। तो इसमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी है सही, इसका ऑप्शन डी सही है। बोले तो यह त्रिस्तरीय और इनमें सीलोमिक गुहा होता है। इसमें क्या होता है? सीलोमिक गुहा होता है। इसमें विशिष्ट जल संवहन नाल भी होता है। यह विशेष रूप से मुक्त जीवी समुद्री जीव है। ये क्या है? मुक्त समुद्री जीव है। ठीक है। अगला 105 नंबर क्वेश्चन क्या? 105 नंबर, दुनिया के पहले पादप परागन को जिन्हें टिलियार्डे बिम्ड्स कहा जाता है। ये टिलियार्डेम्बी जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए हैं? टिलियार्डेम्बी जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए हैं? तो रूस में पाए गए हैं। दुनिया के पहले पादप परागन को जिन्हें टिलियार्डेम्बिड्स कहा जाता है। टिलियार्डेम्बी जीवाश्म रूस में खोजे गए हैं। टिलियार्डेम्बिड्स ईयरबिंग जैसे कीड़ा है। कैसा ये कीड़ा है? ईयरबिंग जैसे क्या है? ईयरबिंग जैसे कीड़ा है। रूस में पाए गए नमूने लगभग 280 मिलियन वर्ष पुराने होने का अनुमान लगाया गया था, जो पहले से ज्ञात पराग आच्छादित कीड़ों से लगभग 120 मिलियन वर्ष पहले का है। कितना पहले का? 120 मिलियन वर्ष पहले का है। 106 नंबर क्वेश्चन क्या है? द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है। द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है। क्या उदाहरण है आपका? राना ट्रिगिना। अगला देखते हैं, इसका विश्लेषण देखते हैं। द्विपद वैज्ञानिक संबंधित नाम का उदाहरण राना ट्रिगिना से है। यह मेढक का वैज्ञानिक नाम है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में बड़े आकार का मेढक है। राना ट्रिगिना प्रकृति में ज्यादातर एकांतवासी एवं रात्रिचर होते हैं। एकांत में रहता है और रात्रि में ज्यादातर दिखेगा। ये मुख्यतः म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल में पाया जाता है। तो राना ट्रिगिना कहाँ ज्यादातर पाया जाता है? म्यांमार में पाया जाता है, बांग्लादेश में पाया जाता है, भारत में पाया जाता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान और नेपाल जैसे क्षेत्र में क्या किया जाता है? पाया जाता है। यह मेढक प्रजाति का नाम है। ठीक है। अगला 107 नंबर क्वेश्चन ऑर्निथोलॉजी अध्ययन है। ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन है? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी जंतु विज्ञान की एक शाखा है जो पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। ऑर्निथोलॉजी क्या है? जंतु विज्ञान का एक शाखा है जो पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। ऑर्निथोलॉजी शब्द 2 ग्रीक शब्दों से बना है। ऑर्निर्स बोले तो पक्षी, लॉजी मतलब क्या होता है? सिद्धांत, अध्ययन। उसके बाद यह पक्षियों में सभी पहलुओं जैसे कि शरीर के आकार, उपस्थिति, निवास स्थान, प्रवास स्वरूप, संयोग, व्यवहार, आवाज, नकल करने की क्षमता आदि के वैज्ञानिक अध्ययन से क्या है? संबंधित है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 5 नंबर चैप्टर आ गया आपका मोनेरा जगत। 5 नंबर चैप्टर कौन है? मोनेरा जगत है।
अगला है मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? जीवाणु के द्वारा किया जाता है मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जीवाणु द्वारा किया जाता है। लेग्यूमिनस परिवार के पौधों के जड़ों के गांठों में उपस्थित कुछ सहजीवी जीवाणु वायुमंडल से सीधे नाइट्रोजन ग्रहण कर उसे नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं, जो मिट्टी में चला जाता है। पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन ग्रहण कर प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो जो भी पौधा होता है डायरेक्ट वायुमंडल से नाइट्रोजन नहीं लेता है, वो मिट्टी से ही क्या करता है? नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है और प्रोटीन का क्या करता है? वो संश्लेषण करता है। राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो दलहनी पौधा होता है ना, वो क्या उसमें के गांठ में, जड़ के गांठ में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। वही क्या करता है? वही नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है और फिर क्या करता है? पेड़ पौधा लेता है और प्रोटीन का संश्लेषण करता है। 109 नंबर क्वेश्चन क्या है? जीवाणु की खोज किसने की? जीवाणु की खोज किसने की बताइए? ल्यूवेनहॉक ने। जीवाणु की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने की। बैक्टीरिया बोले तो जीवाणु की खोज सर्वप्रथम 1676 ईस्वी में डच वैज्ञानिक एंटनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। इसी कारण उन्हें जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। एंटनी वान ल्यूवेनहॉक ने एक कोशिका वाले प्रोटोजुआ नामक जीवाणु की खोज की थी, जिसे उन्होंने एनिमलक्यूलस नाम दिया। उन्होंने क्या नाम दिया था? एनिमलक्यूलस उन्होंने क्या किया था? उसका नाम दिया था। 110 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये आपका प्रोटिस्टा जगत आ गया, ठीक है ना, यह है आपका प्रोटिस्टा जगत। 110 नंबर, प्रोटिस्टा समूह में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? प्रोटिस्टा समूह में कौन शामिल है? एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव किस में शामिल होता है? ये प्रोटिस्टा जगत में शामिल होता है। अगला देखते हैं इसका विश्लेषण। प्रोटिस्टा जगत में जल में रहने वाले एक कोशिकीय यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा जगत में कौन आता है बताइए? प्रोटिस्टा समूह में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आता है। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आता है। अगला है प्रोटिस्टा जगत में जल में रहने वाले एक कोशिकीय यूकैरियोटिक सूक्ष्मजीव होते हैं। प्रोटिस्टा में विविध पोषी सलाइम मोल्स तथा प्रोटोजोआ होता है। प्रोटोजोआ में विविध पोषी क्या होता है? आपका सलाइम होता है, मोल्स होता है और क्या होता है? प्रोटोजोआ होता है। अगला 111 नंबर क्वेश्चन क्या है? भोजन अभिग्रहण करने वाले अंग होता है। भोजन अभिग्रहण करने वाला अंग क्या होता है बताइए? स्यूडोपोडिया। ये अमीबा में पाया जाता है। जहाँ से अमीबा भोजन को ग्रहण करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सूडोपोडिया बोलते हैं। सूडोपोडिया अमीबा में भोजन ग्रहण करने और गति करने वाला अंग होता है। अमीबा एकल कोशिकीय वाला सूक्ष्मजीव है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, यह अपना आकार परिवर्तित करते रहती है। एक कोशिकीय जीव है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, यह अपना आकार क्या करते रहता है? परिवर्तित करता है। इसमें द्विविखंडन होता है। एक से क्या होता है? जो संतति होती है उसी से नहीं, एक जो पेरेंट सेल होता है उसी से संतति का निर्माण हो जाता है। एक से टूट के दो हो जाता है, ठीक है। अगला है 112 नंबर क्वेश्चन। अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा जनन करता है। अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा जनन करता है कौन विधि द्वारा? द्विखंडन विधि द्वारा क्या करता है? वो जनन करता है। अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा द्विखंडन द्वारा द्विखंडन बोले तो बाइनरी विखंडन और लैंगिक रूप से जनन करता है। और प्रतिकूल परिस्थितियों में अमीबा स्वरूलेशन द्वारा अलैंगिक जनन करता है। अतः विकल्प भी सही है। क्या करता है? अमीबा में द्विखंडन होता है। अगला है कवक जगत। कवक जगत की बात करते हैं तो 113 नंबर क्वेश्चन। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर तथा एक साथ रहते हैं। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, उसको क्या कहा जाता है? शैवाल और कवक। वो क्या करते? दोनों एक साथ रहते हैं। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर शैवाल और
कवक एक साथ रहते हैं। लाइकेन थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है। लाइकेन क्या है? थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है जो कवक, फंगी तथा शैवाल, एल्गी दोनों से मिलकर बनती है ना। तो आपको अगर बोला जाएगा लाइकेन किससे बना होता है? कवक, फंगी तथा शैवाल दोनों से मिलकर क्या होता है? ये बना होता है। इसमें कवक तथा शैवालों का संबंध परस्पर सहजीवी जैसा होता है, एक दूसरे को सहयोग करता है, एक दूसरे पर निर्भर रहता है। कवक जल, खनिज लवण आदि शैवाल को देता है और शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवक को देता है। कवक तथा शैवाल के बीच इस तरह के सहजीवी संबंध को हीलोटिज्म कहते हैं। ठीक है ना। तो कवक और शैवाल एक दूसरे का सहजीवी बोले तो सहजीवी जैसा है। ठीक है ना। तो कवक तथा शैवाल के बीच इस तरह के सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं? हेलोटिज्म कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेलोटिज्म वाला। अगला है 114 नंबर क्वेश्चन। रे फंगी है। रे फंगी क्या है? एक्टिनोमाइसेटेस। फंगी क्या है? रे फंगी क्या है बताइए? एक्टिनोमाइसेटेस। रे कवक को एक्टिनोमाइसेटेस्ट भी कहा जाता है। वे संकीर्ण कवक तंतुओं से मिलकर एक कवक जाल बनाता है। वे कवक और बैक्टीरिया दोनों के लक्षण दिखाते हैं। इनमें से स्ट्रेप्टोमाइसिन, एक्टिनोमाइसिन एवं एंटीबायोटिक्स का उत्पादन करता है। ठीक है ना। तो इसी से किसका निर्माण होता है? एंटीबायोटिक का उत्पादन होता है। कौन कौन एंटीबायोटिक है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, एक्टिनोमाइसिन, एंटीबायोटिक्स का उत्पादन क्या होता है? रे कवक से निर्माण किया जाता है। इसको रे फंगी से इसका निर्माण किया जाता है। 115 नंबर क्वेश्चन। कवक पौधों में नहीं पाया जाता है। कवक पौधों में क्या नहीं पाया जाता है? पर्णहरित नहीं पाया जाता है। बोले तो प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा, क्योंकि ये शैवाल पर निर्भर रहता है। शैवाल में उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। शैवाल और कवक एक दूसरे क्या सहजीवी है। कवक हरित लवक रहित सकेंद्रीय संवहन उत्तक रहित थैलोफाइटा है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। अगर पूछेगा आपको कवक का अध्ययन क्या होता है तो माइकोलॉजी होता है। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। पर्णहरित विहीन होने के कारण कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है, अतः वे विविध पोषी होता है। वे क्या होता है? विविध पोषी होता है। 116 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। खमीर का उपयोग डैश के उत्पादन में किया जाता है। खमीर का उपयोग डैश के उत्पादन में किया जाता है। किसके उत्पादन में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन में किया जाता है। खमीर का उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन में किया जाता है। खमीर का उपयोग शराब बनाने में किया जाता है। खमीर एक प्रकार का कवक होता है। किण्वन प्रक्रिया के माध्यम से शर्करा को कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है, जिससे व्यावसायिक स्तर पर शराब आदि जैसे पेय पदार्थ बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है बताइए? खमीर से बनाया जाता है शराब वगैरह। अगला 117 नंबर क्वेश्चन। खमीर जिसका प्रयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है क्या है बताइए? एक कुकुरमुत्ता बोले तो फंगस। खमीर क्या है? इसका प्रयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है, तो क्या है इसका? कुकुरमुत्ता बोले तो फंगस। 118 नंबर क्वेश्चन। फंगस किस प्रकार का जीव है बताइए? फंगस किस प्रकार का जीव है? मृतजीवी जीव है। कवक बोले तो फंगस या फफूंद मृतजीवी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, बल्कि सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। पृथ्वी पर ये अपमार्जक के रूप में अत्यंत उपयोगी होते हैं। पृथ्वी पर अपमार्जक के रूप में क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अगला 119 नंबर क्वेश्चन। फफूंदियों में पोषण की विधि होती है। फफूंदियों में पोषण की विधि किस तरह से होती है? मृतोपजीवी पोषण होता है। उसमें क्या होता है? सड़े गले पदार्थ से क्या करता है? अपना पोषण करता है। 120 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा बियर के फर्मेंटेशन में प्रयुक्त होता है? तो यही ईस्ट होता है। खमीर का प्रयोग किया जाता है। बियर के फर्मेंटेशन के दौरान ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, जो
जौ को मीठे तरल में ईस्ट के साथ किण्वन करके बियर को तैयार किया जाता है ना। ईस्ट से क्या तैयार किया जाता है? बियर तैयार किया जाता है, वो अल्कोहलिक बना देता है उसको। 121 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक उपयोग में आने वाला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का उत्पादन किया जाता है। किससे उत्पादन किया जाता है? फफूंद से किया जाता है। एक फफूंद से किया जाता है इसको एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का निर्माण। अगला है पेनिसिलिन एक प्रकार का एंटीबायोटिक दवा है जो संक्रमण के खिलाफ प्रयोग की जाती है। इसे सर्वप्रथम 1928 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक फफूंद पेनिसिलियम नेटेटम से प्राप्त किया था। किससे प्राप्त किया था? नेटेटम से प्राप्त किया था। किसने प्राप्त किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्राप्त किया था। 5 नंबर चैप्टर का चौथा भाग क्या है? पादप जगत के बारे में पढ़ेंगे हम। 122 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा हरी शैवाल का उदाहरण है? हरा शैवाल का उदाहरण क्या है बताइए? क्लेमिडोमोनास क्या है? हरी शैवाल का उदाहरण है। हरे शैवाल क्लोरोफाइटा से संबंधित शैवाल का एक समूह है और प्रकाश संश्लेषण में सक्षम होता है। ये क्या कर सकता है? प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लेमिडोमोनास हरे शैवाल का एक उदाहरण है जो कि रुके हुए पानी, साफ पानी में, गीली मिट्टी तथा समुद्री जल एवं बर्फ में भी पाया जाता है। वर्तमान में इसकी लगभग 325 प्रजातियां हैं। अगर बात करते हैं ये क्लेमिडोमोनास जो शैवाल है, इसकी प्रजातियां कितना है? तकरीबन 325 प्रजातियां इसका अभी पृथ्वी पर मौजूद है। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पतिक हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पतिक हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन क्या है? वनस्पतिक हार्मोन है। वह साइटोकाइनिन क्या है? वनस्पतिक हार्मोन है। एस्ट्रोजन और थायरॉक्सिन, इंसुलिन, ये तो मानव हार्मोन है। इसमें किसमें पाया जाता है? इसमें मानव में पाया जाता है। साइटोकाइनिन एक वनस्पतिक हार्मोन है। साइटोकाइनिन एक क्या है? वनस्पतिक हार्मोन है। साइटोकाइनिन प्राकृतिक रूप से उन पौधों में संश्लेषित होता है जहां तेजी से कोश का विभाजन होता है। जैसे जड़ के शीर्ष इसको साइटोकाइनिन जैसे जड़ का शीर्ष हो गया, अंकुर की कलियां हो गया, युवा फल आदि। यह पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट के निर्माण को प्रोत्साहित करता है। अगर बात करते हैं साइटोकाइनिन किसको निर्माण को सहायता करता है? यह पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट के निर्माण को प्रोत्साहित करता है ना। क्लोरोप्लास्ट के निर्माण को क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। और कौन करता है? साइटोकाइनिन करता है। साइटोकाइनिन कहाँ पाया जाता है? वनस्पति हार्मोन, वनस्पति में पाया जाता है। यह क्या है? वनस्पति हार्मोन है। अगला देखते हैं क्वेश्चन 124 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में मौजूद होता है लेकिन जानवरों में नहीं होता है? क्या नहीं होता है? सेलुलोज। जैसे पौधों का जो कोशिका भित्ति होता है ना, किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ किस में मिलेगा? पौधा में मिलेगा, लेकिन जानवर में ये नहीं मिलेगा, है ना। निम्न में से कौन सा पौधों में मौजूद होता है लेकिन जानवरों में नहीं होता? सेलुलोज नहीं होता। पौधों में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है जो पारगम्य होती है। यह पादप कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, जिस कारण कोशिका भित्ति कड़ी और निर्जीव बनती है। सेलुलोज पादप कोशिका को सुरक्षा तथा यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। यह कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है। यह किसकी रक्षा करती है? कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है। कोशिका झिल्ली के जस्ट ऊपर वाला भाग पेड़ पौधा का जिसको हम लोग छाल बोलते हैं, वो सेलुलोज वाला भाग होता है, कोशिका भित्ति वाला भाग होता है, जिस कारण कोशिका सूखने से बच जाता है। सेलुलोज पौधों में पाया जाता है, जीवों में नहीं। सेलुलोज कहाँ पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है, जीव में नहीं पाया जाता है। 125 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषण निम्न में तेज हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण निम्न में किस में तेज होता है? किस प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है बहुत तेज होती है? तो लाल प्रकाश में क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा होती है
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल प्रकाश में सर्वाधिक होती है। इसके बाद नीले रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 0 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बढ़ने पर क्या करती है, बढ़ती है। परंतु 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप होने पर यह घट जाती है। 37 डिग्री से ज़्यादा अगर तापमान हो जाएगा ना तो इसका जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है क्या होती है, हो जाती है, घट जाती है। हरी, पीली, अवरक्त प्रकाश एवं पराबैंगनी प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। ठीक है ना। तो आपको अगर बोल देगा कि प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा किस में होता है, बताइए, तो सबसे ज़्यादा किस रंग में होता है, तो लाल प्रकाश में क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। आपको पूछेगा कहाँ नहीं होता है, तो हरी, पीली, अवरक्त प्रकाश एवं पराबैंगनी प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। अगला 126 नंबर क्वेश्चन, परागकोश में होते हैं, परागकोश में क्या होते हैं, परागकण होते हैं। परागकोश में क्या होते हैं, परागकण होते हैं। पुंकेसर में एक द्विपालिक रचना होती है। पुंकेसर में एक द्विपालिक रचना होती है जिसे परागकोश कहते हैं। पुंकेसर में क्या होती है, एक द्विपालिक रचना होती है जिसे परागकोश कहते हैं। परागकोश में 4 प्रकोष्ठ होते हैं जिन्हें परागपुट, जिन्हें क्या कहते हैं, परागपुट, पोलेन सैक कहते हैं। परागपुट में ही परागकण की उत्पत्ति होती है। परागकण ही वास्तविक नर युग्मक होता है। परागकण ही वास्तविक क्या होता है, नर युग्मक होता है। ठीक है ना। और मादा वाला जो भाग होता है, वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय, ये सब किसका भाग होता है, मादा का भाग होता है। अगला 127 नंबर क्वेश्चन, कौन सा लक्षण किसी पादप को जलोदभिद बनाती है। कौन सा लक्षण किसी पादप को जलोदभिद बनाती है, कौन सा बनाती है, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका मतलब विश्लेषण चलिए हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पर चलेंगे। यांत्रिक ऊतकों की अनुपस्थिति और वायुतक की उपस्थिति किसी पादप को जलोदभिद बनाती है। यांत्रिक ऊतकों की अनुपस्थिति जलोदभिद पौधों को जल में तैरने और विकसित होने में क्या करती है, मदद करती है। एरेनकाइमा वायुयुक्त बोले तो, एरेनकाइमा बोले तो वायुयुक्त, उसमें वायु पाया जाता की उपस्थिति जलोदभिद पौधों में निम्नलिखित कार्य करती है। एरेनकाइमा बोले तो ऐसा पौधा जिसमें वायुयुक्त होता है, पत्ती में वायु भरा रहता है, जल में तैरने में मदद करता है, वायु संचार में मदद करता है। वायु किसमें मदद करता है, संचार में मदद करता है, प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, एवं जल में पोषण अवशोषण में क्या करता है, मदद करता है। जल में पोषण अवशोषण में मदद करता है। अतः एरेनकाइमा की उपस्थिति जलोदभिद पौधों को जल में जीवित रहने और विकसित होने के लिए मदद करती है और उन्हें जलीय परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। तो इसका ऑप्शन तो आपका डी हो जाएगा। ठीक है ना। यांत्रिक ऊतक का अभाव, कौन सा लक्षण पादप को जलोदभिद बनाती है, क्या बनाती है, यांत्रिक ऊतक का अभाव, वायुतक की उपस्थिति, सुविकसित संवहन तंत्र की उपस्थिति। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। अगला है इसमें क्या होता है, सुविकसित संवहन तंत्र की उपस्थिति किसी पादप को जलोदभिद नहीं बल्कि एक सुविकसित संवहन तंत्र की उपस्थिति किसी पादप को जलोदभिद नहीं बनाती बल्कि एक पौधे को जलीय परिस्थितियों के बाहर जीवित रहने में क्या करती है, मदद करती है। पेड़, झाड़ियाँ, घास एवं फूलदार पौधे में सुविकसित संवहन तंत्र की उपस्थिति पाई जाती है। तो सुविकसित संवहन तंत्र की उपस्थिति किस में पाई जाती है, पेड़ में पाई जाती है, झाड़ी में पाई जाती है, घास में पाई जाती है, फूलदार पौधे में क्या की जाती है, ये पाई जाती है। 128 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन कीटभक्षी पौधा है। कीटभक्षी पौधा की बात करते हैं, ड्रोसेरा क्या है, कीटभक्षी पौधा है। ये क्या करेगा, कीट को क्या करता है, ये खा जाता है। घटपर्णी भी है।
कीटभक्षी पौधे ऐसे नमी युक्त स्थानों पर पाए जाते हैं जहां नाइट्रोजन की क्या होती है, कमी होती है। ये पौधे नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने हेतु कीटों को फंसाकर उसमें नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, घटपर्णी हो जाएगा, ड्रॉसेरा हो जाएगा, वीनस फ्लाईट्रैप। वीनस फ्लाईट्रैप ये सब क्या है, इसमें ये कीट को क्यों अपना अपना शिकार बना लेता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन पाया नहीं जाता है। नाइट्रोजन के लिए क्या करता है, कीट का शिकार बनाता है। अगला 129 नंबर क्वेश्चन क्या है, अदरक एक भूमिगत तना, अदरक क्या है, एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है। अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है, क्यों जड़ नहीं? उपयुक्त में से एक से अधिक बताइए। इसमें खाद्य सामग्री का भंडारण करता है, इसमें गांठ एवं पर्ण होते हैं, इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर सही, ऑप्शन डी नंबर सही। चलिए विश्लेषण देख लेते हैं। अदरक एक भूमिगत तना है क्योंकि इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। अदरक क्या है, भूमिगत तना है क्योंकि इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। गांठ एवं क्या होते हैं, पर्व होते हैं। पौधे के तने का वह भाग जो भूमि के अंदर पाया जाता है भूमिगत तना कहलाता है। भूमिगत तने में पर्व संधियां, पर्ण कलिकाएं तथा सल्क पत्र पाए जाते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में भूमिगत तने स्टेम सेल को संशोधित कर, है ना, भूमिगत तने भोजन संग्रह करने के कारण मोटा एवं मांसल हो जाता है। उसमें भोजन को क्या किया जाता है, वहाँ पर संग्रह किया जाता है, जिसके वजह से वो क्या हो जाता है, मोटा और मांसल हो जाता है। इसके कारण इसके उदाहरण क्या है, हल्दी, अदरक, केला। हल्दी, अदरक, केला ये सब क्या है, हल्दी, अदरक, केला ये सब क्या है, तना। किस में आएगा, ये सब तना में आएगा। ये मांसल हो जाता है ना। इसमें केला तो तना में नहीं आएगा, है ना, केला तना में नहीं आएगा। केला में स्टोर हो जाता है। केला में जो भी भोज्य पदार्थ होता है ना, पेड़ पौधा में क्या हो जाता है, वो स्टोर हो जाता है। हल्दी और अदरक क्या है, ये तना का उदाहरण। हल्दी अदरक किसका उदाहरण है, ये तना का उदाहरण। निम्न में से किस पौधे में खाद्य सामग्री संग्रह, निम्न में से किस पौधे ने खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया है? किसने संशोधित किया है, अदरक ने संशोधित किया है। निम्न में किस पौधे ने खाद्य सामग्री संग्रहण करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया है? कौन किया है, अदरक संशोधित किया, अदरक। 131 नंबर क्वेश्चन क्या है, पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनाता है कहलाता है, क्या कहलाता है, कार्पेल कहलाता है। पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनाता है क्या कहलाता है, कार्पेल कहलाता है, कार्पेल कहलाता है। निषेचन के बाद पुष्प का अंडकोश में बदल जाता है। निषेचन के बाद पुष्प का अंडकोश में पुष्प किस में बदल जाता है, अंडकोश में बदल जाता है। अंडकोश बोले तो ओवरी में बदल जाता है। कार्पेल स्त्री केसर का एक भाग होता है। जब यह अंडकोश निषेचित होता है तो यह विकसित होकर फल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। विकसित होकर किसके रूप में परिवर्तित हो जाता है, फल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अगला है पाइन। पाइन की बात करते हैं। पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, उसके बाद लार्च एवं साइकस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधे में से है। बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं बताइए। जो पाइनस हो गया, स्प्रूस हो गया, सेदार हो गया, लार्च हो गया, है ना, साइकस हो गया, इसको जो पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है इसको क्या कहा जाता है बताइए। आवृत्ति बीजी, अनावृत बीजी, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, क्या कहा जाता है बताइए। क्या कहा जाता है इसको, अनावृत बीजी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, अनावृत बीजी कहते हैं, ठीक है ना। इसके अंतर्गत वे पौधे आते हैं जिसमें नग्न बीज होते हैं। जिसमें बीज क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, नग्न ना के बराबर होता है। नग्न बीज होते हैं अर्थात बीजांड तथा इनमें विकसित बीज किसी खोल या फल में बंद नहीं होता है।
इनमें अंडाशय का पूर्ण अभाव होता है। इनमें अंडाशय का क्या होता है? पूर्ण अभाव होता है। जैसे में साइकस हो गया, पाइनस हो गया, एस्पुरुस हो गया, सीड्स लार्ज, इसमें क्या हो जाता है? यह अनावृत बीज है। इसमें जो बीज की जो होता है ना, बहुत ही क्या होता है? छोटा होता है, और इसमें अंडाशय का पूर्ण अभाव होता है। अंडाशय होता ही नहीं होता है। बोले तो मादा वाला भाग होता है ना अंडाशय, वो होता ही नहीं। अगला है अजा, 133 नंबर क्वेश्चन। अजा, अजाडी राक्ता, अजाडी राक्ता इंडिका का सामान्य नाम क्या है? क्या है? नीम। अजाडी राक्ता इंडिका का सामान्य नाम है, क्या नाम है? नीम का नाम है, नीम। अगला देखते हैं हम लोग सामान्य नाम और वनस्पति के नाम देखते हैं। सेब, सेब का वनस्पतिक नाम क्या है? पाइरस मैलस, पाइरस मैलस। सेब का वनस्पतिक नाम क्या है? सेब का वनस्पतिक नाम पाइरस मैलस है। गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम, एस्टिवम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गेहूं का जो वनस्पतिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। सरसों का जो वनस्पतिक नाम है? ब्रेसिका कॉम्पेस्टरीज, ब्रेसिका कॉम्पेस्टरीज। हल्दी का जो वनस्पतिक नाम क्या है? कुरकुमा लौंगा, कुरकुमा लौंगा, कुरकुमा लौंगा। कपास का वनस्पतिक नाम है गोसिपियम हर्बेसियम, गोसिपियम हर्बेसियम। और तुलसी का जो रासायनिक वनस्पतिक नाम क्या है? ओसीमम, ओसीमम टेनई फ्लोरम, टेनई फ्लोरम। तुलसी का जो वनस्पतिक नाम क्या है? ओसीमम टेनई फ्लोरम। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रखिएगा इसको। 134 नंबर क्वेश्चन क्या है? किस जीव में पौधों एवं जंतुओं के लक्षण पाए जाते हैं? किस जीव में पौधों एवं जंतुओं के लक्षण पाए जाते हैं? किस में पाया जाता है? युगलीना में पाया जाता है। युगलीना में पौधों एवं जंतु दोनों का लक्षण पाया जाता है। युगलीना पादप एवं जंतुओं का संयोजक जीव है। युगलीना क्या है? पादप एवं जंतुओं का क्या है? संयोजक जीव है। यह स्वच्छ जलीय स्रोतों से में पाया जाता है। ये कहाँ पर पाया जाता है? स्वच्छ जलीय स्रोतों से में पाया जाता है। जिस जलीय स्रोत में युगलीना पाया जाता है उसके ऊपर हरे रंग की परत बन जाती है, क्योंकि इस जीव में पर्णहरिम, क्योंकि इस जीव में क्या पाया जाता है? पर्णहरिम पाया जाता है। यह जंतु पादपों की भांति प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है, अतः युगलीना स्वपोषी होता है। युगलीना क्या होता है? स्वपोषी होता है। और पौधे एवं जंतुओं की बीच की कड़ी को हम लोग युगलीना कहते हैं। ठीक है ना, तो जीव, किस जीव में पौधे एवं जंतुओं का लक्षण पाया जाता है तो क्या बोलते हैं इसको? युगलीना, युगलीना। 135 नंबर क्वेश्चन, ब्रायोफाइट में होते हैं। ब्रायोफाइट में क्या होते हैं? मॉस एवं लिवरवर्ट। मॉस एवं लिवरवर्ट किस में आता है? ब्रायोफाइट में आता है। ब्रायोफाइट में मॉस एवं लिवरवर्ट होते हैं। ब्रायोफाइट्स छोटे गैर संवहनी पौधे होते हैं। इस श्रेणी के पादपों को सामान्यतः पादप जगत के उभयचरों के रूप में जाना जाता है। इस वर्ग का सबसे बड़ा पौधा डॉसोनिया, इस वर्ग का सबसे बड़ा पौधा कौन है? डॉसोनिया, डॉसोनिया है, डॉसोनिया। ये डॉसोनिया है। पादप जगत को 5 समूहों में विभाजित किया गया है: थैलोफाइटस, ब्रायोफाइटस, टेरिडोफाइटस, अनावृत बीजी और आवृत बीजी। ये पौधे के 5 भाग है, 5 समूहों में पौधे को क्या किया है? विभाजित किया गया है। थैलोफाइटस, ब्रायोफाइटस, टेरिडोफाइटस, अनावृत बीजी और आवृत बीजी। 136 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलिए। हेरोइन उत्पन्न करने वाले पौधे का नाम है। हेरोइन उत्पन्न करने वाले पौधे का क्या नाम है? अफीम है, पॉपी इसको बोला जाता है। हेरोइन एक मादक पदार्थ है जो ओपियम पॉपी नामक पौधे के फूल से प्राप्त लेटेक्स से बनता है। एक फूल से 30 ग्राम तक लेटेक्स प्राप्त होता है, जिसे सुखाकर ओपियम बनाया जाता है। ओपियम में 12% तक एल्कोहल मॉर्फिन पाया जाता है। इसमें मॉर्फिन होता है। इसमें कुछ रसायनों को मिलाकर दर्द निवारक दवा एवं हेरोइन बनाई जाती है। ठीक है ना, तो ये मादक पदार्थ होता है, इसे दवा भी बनाया जाता है और इसको लोग नशा करने के लिए भी किसका उपयोग करता है? अफीम का लोग, है ना।
अगला है तंबाकू की पत्तियों से निकलने वाला एल्केलाइड है। तंबाकू की पत्तियों से निकलने वाला एल्केलाइड है। एल्केलाइड है, क्या है बताइए? कैफीन, निकोटीन, मॉर्फिन और एट्रोपिन। क्या होगा आपका? निकोटीन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, निकोटीन। तंबाकू की पत्तियों से निकलने वाला एल्केलाइड निकोटीन है। क्या है? निकोटीन है। तंबाकू निकोटीन टैबेकम पौधे से प्राप्त एक प्रकार का नशीला पदार्थ होता है। तंबाकू उत्पादों का प्रयोग करने पर उसमें उपस्थित निकोटीन आसानी से रक्त में अवशोषित हो जाता है। निकोटीन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है और रक्तचाप और श्वास गति को बढ़ा देता है, जिससे व्यक्ति शारीरिक आराम और सुख का अनुभव करता है। इसके अधिक सेवन से ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है, होती भी है। कैफीन कॉफ़ी में पाया जाता है। कैफीन किस में पाया जाता है? कॉफ़ी में पाया जाता है। मॉर्फिन अफीम में पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैफीन किस में पाई जाती है? कैफीन कॉफ़ी में पाई जाती है। कैफीन कॉफ़ी में पाई जाती है। मॉर्फिन अफीम में पाई जाती है। और एट्रोपिन एंटीकोलाइनर्जिक दवाओं के श्रेणी से संबंध रखता है। एंटीकोलाइनर्जिक दवाओं की श्रेणी से संबंध रखता है। ठीक है ना? एट्रोपिन, ठीक है ना? एट्रोपिन ये रखता है, दवा बनता है इससे। 138 नंबर, निम्न में से संवहनी पौधे को चुनिए। संवहनी पौधा कौन है? फर्न। फर्न क्या होता है? ये संवहनी पौधा। निम्न में से कौन संवहनी पौधा है? फर्न संवहनी पौधा है। ठीक है, तो फर्न एक अपुष्पक पौधा है। इसको जड़, तना, पत्ती आदि में बांटा जा सकता है। यह बीजाणुधानी से बीजाणु उत्पन्न करता है। यह बीजाणुधानी से क्या उत्पन्न करता है? बीजाणु उत्पन्न करता है। इसमें नए पौधों की उत्पत्ति होती है। फर्न संवहनी पौधा है। फर्न क्या है? संवहनी पौधा है। वास्तव में संवहनी उन पौधों को कहते हैं जिनमें जल और खनिज की भूमि से पादप के विभिन्न अंगों तक ले जाने के लिए अनेक उत्तक पाए जाते हैं। ठीक है ना? तो क्या होता है? फर्न संवहनी पौधा है। फर्न क्या है? संवहनी पौधा है। वास्तव में संवहनी उन पौधों को कहते हैं जिनमें जल और खनिजों की भूमि से पादप के विभिन्न अंगों तक ले जाने के लिए अनेक उत्तक पाए जाते हैं। अनेक उत्तक पाए जाते हैं। 139 नंबर क्वेश्चन क्या है? मलेरिया की दवा कुनैन निम्न में से किससे प्राप्त की जाती है? सिनकोना के पौधे से प्राप्त की जाती है। कुनैन मलेरिया रोग के लिए एक प्रभावी औषधि है जिसे सिनकोना के पौधे से प्राप्त किया जाता है। यह सामान्यतः पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। यह सामान्यतः पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। अगला 140 नंबर क्वेश्चन, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? एस्पिरिन कहाँ से मिलती है बताइए? एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? एस्पिरिन तो दर्द निवारक दवा है। पेट्रोलियम से, पृथ्वी से, एक पेड़ से, एसिड की रासायनिक अभिक्रिया से, है ना? तो इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं दे दिया। चलिए विश्लेषण को देख लेते हैं। एस्पिरिन एक दर्द निवारक औषधि है जिसको प्राकृतिक रूप से बीलो पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है। तो बीलो पेड़ की छाल तो इसमें दिया नहीं है, तो एक पेड़ कौन पेड़ से पता ही नहीं। ठीक है ना? तो इसलिए ऑप्शन इसमें कोई नहीं दिया है। तो पेड़ से निकलता है, लेकिन किस पेड़ से निकलता है? पेड़ का नाम ही नहीं कोई ऑप्शन में, इसलिए इसमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन ई रहता तब हो जाता। अगला, एस्पिरिन एक दर्द निवारक औषधि है जिसको प्राकृतिक रूप से बीलो पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम एसिटिल सैलिसिलिक एसिड है। एस्पिरिन का प्रयोग बुखार में एंटीपायरेटिक के रूप में किया जाता है। इसके अलावा एस्पिरिन को प्रयोगशाला में एसिडों की रासायनिक अभिक्रिया से भी प्राप्त किया जाता है। तो एसिडों की रासायनिक अभिक्रिया से भी प्राप्त कर सकते हैं इसको हम।
ठीक है। और पेड़ से भी प्राप्त होता है, तो कौन से पेड़ से प्राप्त होता है? बीलों के पेड़ से क्या होता है? ये प्राप्त होता है। इसलिए इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, ई ऑप्शन होता तो वो सही हो जाता। अगला है सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है? सिकोया। सिकोया, सिकोया क्या है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। यूकेलिप्टस या सफेदा एक लंबा आवृत बीजी वृक्ष है। भूगर्भ जल की अधिक मात्रा अवशोषित करने के कारण पर्यावरण की दृष्टि से इस वृक्ष को आतंकवादी वृक्ष कहा जाता है। बहुत पानी ज़्यादा बहुत सोखता है पानी। संसार का सबसे लंबा वृक्ष सिकोया है। यह नग्न बीजी पौधा है। देवदार पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाले लंबे वृक्ष है। देवदार की बात करते हैं तो क्या कहाँ पाया जाता है? पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है और लंबा वृक्ष होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ 142 नंबर क्वेश्चन, पौधे की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक है। पौधे की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक है, क्या है? ऑस्मोटिक। ऑस्मोटिक दाब। कौन सा दाब होता है? ऑस्मोटिक दाब द्वारा क्या करता है? पौधे के जड़ से पानी कहाँ पर पहुँचता है? पत्तियों तक पहुँचता है। पौधे की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक ऑस्मोटिक दाब होता है। ऑस्मोटिक दाब अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से किसी घोल के शुद्ध विलायक में आवक प्रवाह इनवार्ड फ्लो को रोकने के लिए आवश्यक न्यूनतम दबाव के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा ऑस्मोटिक दाब है ना, पौधे में जड़ों से जल प्रवेश का क्या है? कारक। अगला 143 नंबर, मटर पौधा है। मटर पौधा क्या है बताइए? मटर शाक। मटर किस में आता है? शाक में आता है। मटर का पौधा शाक है। यह द्विबीजपत्री पौधा है। इसकी जड़ के में गांठें मिलती है। अनुवांशिकी संबंधी प्रयोगों के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया था। मेंडल ने अपने एक जोड़ी विपरीत गुणों को फिर दो जोड़े विपरीत गुणों की वंशानुगति का अध्ययन किया, जिन्हें क्रमशः एक संक्रिय तथा द्विसंक्रिय क्रॉस कहते हैं। जिसको क्या कहा जाता है? एक संक्रिय तथा द्विसंक्रिय क्रॉस कहा जाता है। मेंडल ने ये प्रयोग किया था। अगला जंतु जगत आ गया। जंतु जगत, चलिए 144 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस संघ के प्राणियों में संधि युक्त पाद होते हैं? किस संघ के प्राणियों में संधि युक्त पाद होते हैं? किस में होता है? ऑर्थोपोडा में होता है। ऑर्थोपोडा संघ के प्राणियों के संधि युक्त पाद संयुक्त पैर बोले तो ज्वाइंट लेग्स होते हैं। यह अकशेरुकी जानवरों का एक समूह है जिसमें एक सेक्सोस्केलेटन, एक खंडित शरीर और संयुक्त पैर होते हैं। संधि युक्त पाद वाले प्राणी जैसे चींटियां, एफिडस, तितलियां, दीमक, बिच्छू, मकड़ियां क्या होता है? इसमें जोड़ा में क्या पाया जाता है? संधि युक्त पाद होता है इसमें। 145 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जीव त्वचा द्वारा शोषण करता है? त्वचा द्वारा शोषण कौन करता है? केंचुआ करता है। तो त्वचा द्वारा क्या करता है? शोषण करता है। केंचुआ और मेढक जैसे उभयचर प्राणी त्वचा से श्वास लेता है। जीवों में श्वसन गैस त्वचा की सतह से फैलती है। मेढक त्वचा और फेफड़ा दोनों के माध्यम से सांस लेता है। तो सिर्फ अगर त्वचा से सांस लेता है तो कौन लेता है? केंचुआ लेता है। लेकिन मेढक त्वचा से भी सांस लेता है और फेफड़ा से भी सांस लेता है। मनुष्य भी फेफड़ा से सांस लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है? गर्म खून का प्राणी कौन है बताइए? गर्म खून का प्राणी ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन ई, दादू, टोड, मगरमच्छ, मछली। उपयुक्त में से एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा? ई हो जाएगा। गर्म रक्त वाले जानवर बाहरी वातावरण के तापमान में परिवर्तन के बावजूद अपने आंतरिक शरीर के तापमान को बनाए रखती है। स्तनधारी एवं पक्षी गर्म रक्त वाले जानवरों का उदाहरण है। स्तनधारी की बात करते हैं और पक्षी गर्म रक्त वाले जानवरों क्या है? उदाहरण है। मछली, सरीसृप, उभयचर, कीट डंडे रक्त,
ठंडे रक्त वाले जानवरों का उदाहरण है, ठीक है ना। तो ठंडे रक्त वाले जानवर का उदाहरण कौन है? मछली है, सरीसृप है, उभयचर हो जाएगा, कीट हो जाएगा। ये सब क्या होता है? इसका जो रक्त होता है ठंडा होता है। लेकिन स्तनधारी की बात करते हैं, पक्षी वर्ग की बात करते हैं, जानवर की बात करते हैं, इसमें क्या पाया जाता है? इसमें गर्म रक्त पाया जाता है। अगला है, रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु कहलाते हैं। रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु को डेजर्टिकोलस कहते हैं, डेजर्टिकोलस कहते हैं। रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु जीरोकोलस, क्या होता है? जीरोकोलस कहलाते हैं। रेगिस्तानी पौधे एवं जानवर डेजर्टिकोलस कहलाते हैं, ठीक है ना। रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? बताइए। डेजर्टिकोलस कहलाता है, डेजर्टिकोलस कहलाता है। 148 नंबर क्वेश्चन, आज हम लोग 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। मेढक और टोड निम्नलिखित में से किस उभयचर के उदाहरण है? किस उभयचर के उदाहरण है? तो अनुरा के उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अनुरा। मेढक और टोड दोनों ही अनुरा वर्ग में आता है। उभयचर वर्ग के जीव जल एवं स्थल दोनों में पाए जाते हैं। उभयचर वर्ग का जो होता है जीव होता है, कहाँ पर पाया जाता है? जल में भी पाया जाता है और स्थल दोनों में पाया जाता है। 149 नंबर क्वेश्चन, केंचुए में कितने पार्श्व हृदय होते हैं? केंचुए में कितने पार्श्व हृदय होती है? 8। केंचुए में कितने पार्श्व हृदय होता है? 8 होता है। केंचुए में कुल 4 जोड़ी पार्श्व हृदय होते हैं, अतः केंचुए में कुल 8 पार्श्व हृदय पाए जाते हैं। 8 पार्श्व हृदय पाए जाते हैं। प्रत्येक पार्श्व हृदय शरीर के 7वें, 9वें, 12वें और 13वें खंड में मौजूद होता है। पार्श्व हृदय शरीर में रक्तचाप और परिसंचरण को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। 150 नंबर क्वेश्चन, 150 नंबर क्वेश्चन, उभयचर सांस लेने के लिए उपयोग में आते हैं। उभयचर सांस लेने के लिए उपयोग में आते हैं। क्या उपयोग में आते हैं? बताइए। फेफड़ा, त्वचा, गील, उपयुक्त में से एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? इसका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। उभयचर ऐसे जीव होते हैं जो जल और थल दोनों स्थानों पर क्या करते हैं? दोनों स्थानों पर रहता है। उभयचर जीव श्वसन गलफड़ा, त्वचा और फेफड़े से करता है। गलफड़ा से भी करता है, त्वचा से भी करता है, फेफड़े से भी करता है। ये ठंडे खून वाले जीव होते हैं। इनमें 3 कक्षीय दिल पाया जाता है। इसका अगर हार्ट की बात करते हैं तो कितना कक्ष का होता है? इसका 3 कक्ष वाला होता है। जो ठंडे खून वाले जो जीव होते हैं, इसका हृदय कितना कक्ष का होता है? 3 कक्ष वाला हृदय होता है। मेढक उभयचर वर्ग का जीव है। मेढक किस वर्ग का जीव है? मेढक उभयचर वर्ग का क्या है? जीव है। जल में भी रहता है, स्थल में भी रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग आज कितना क्वेश्चन कर लिए? 50 क्वेश्चन कर लिए। और कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 151 से क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज का एपिसोड हम लोग यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब मन लगा पढ़िए। एक बार 2 बार रिपीट कर करके पढ़ते रहिए इस वीडियो को, ठीक है ना। आपका सारा क्वेश्चन क्या आ जाएगा? आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो मेहनत कीजिए, मेहनत से बड़ा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।